हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने काकतीय वंश की उत्पत्ति और प्रारंभिक शासकों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उनके जो अगले शासक हैं पुरुषोत्तम देव, वहां से पुरुषोत्तम देव, जयसिंह देव, नरसिंह देव, प्रताप राज देव, जगदीश राज देव, वीर नारायण देव, वीर सिंह देव, दिक्पाल देव, राजपाल देव से लेकर चंदेल मामा तक के जितने शासक हैं उनके बीच में क्या क्या हुआ था, उन सभी घटनाओं पर चर्चा करेंगे और काकतीय वंश की इस गौरवशाली विरासत को और करीब से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो वंशावली है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने अन्नम देव, हमीर देव और भैरव देव के बारे में जाना था। आज की जो क्लास रहेगी वो बेसिकली पुरुषोत्तम देव से हम लोग कुल चंदेल मामा तक आएंगे, 10 शासकों के बारे में जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये भाग 2 है और इसमें हम लोग 10 शासकों के बारे में जानेंगे, जिसमें से प्रमुख शासक आपको ये हाईलाइटेड वाले शासक हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस सेशन में सबसे पहले शासक जो आते हैं हमारे पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव का जो शासनकाल था वो याद रखिएगा 1468 से लेकर 1534 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इन्होंने क्या किया, इनके पहले जो राजधानी थी वो मंदोता थी। याद रखिएगा, अन्नम देव ने जो राजधानी बनाई थी वो कहाँ बनाई थी, मंदोता को बनाई थी। तो पुरुषोत्तम देव जैसे ही आते हैं, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले राजधानी को मंदोता से ये चक्रकोट ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके समय में जो राजधानी होगी वो कहाँ होगी, चक्रकोट होगी, अर्थात काकतियों की दूसरी राजधानी। काकतियों की द्वितीय राजधानी किसको माना जाता है, चक्रकोट को। मंदोता क्या है, प्रथम राजधानी है। पुरुषोत्तम देव की जो पत्नी रहती है, इनकी जो रानी या राजमहिषी रहती है, उनका नाम रहता है कंचन कुंवर बघेलिन। ये बघेल राजकुमारी थी, कंचन कुंवर बघेलिन। और पुरुषोत्तम देव याद रखिएगा ये भगवान जगन्नाथ के उपासक थे। माता दंतेश्वरी के साथ साथ ये भगवान जगन्नाथ के उपासक थे। पुरुषोत्तम देव जी के बारे में एक कहानी आती है, किंवदंती आती है, मैं उसको सुनाना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है कि बस्तर में काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव को एक बार भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन देकर जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में है, वहां जाने को कहा। राजा पुरुषोत्तम देव अपने कुछ साथियों को साथ लेकर जगन्नाथपुरी यात्रा पेट के बल जमीन नापते हुए, अर्थात दंडवत जो है वो जमीन नापते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं। उधर जगन्नाथपुरी में आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में रथ द्वितीया बोलते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा ही जा रहा था कि रथ अचानक रुक गया। सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब पुरी के जो राजा थे, राजा गजपति, उन्होंने कहा कि जरूर अभी भगवान जगन्नाथ का कोई भक्त यहाँ नहीं पहुंचा है। तभी बस्तर के काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव वहां पहुंच जाते हैं और रथ खींचने लगते हैं। तो रथ क्या हो जाता है, चलने लग जाता है। इससे लोगों ने भगवान जगन्नाथ और भक्त राजा पुरुषोत्तम देव की जय जयकार की। जगन्नाथपुरी के गजपति राजा ने सुभद्रा देवी जी का जो 16 चक्कों वाला रथ है उनको पुरुषोत्तम देव को दिया और उन्हें लहुरी रथपति की उपाधि प्रदान की। साथ ही उन्हें बस्तर में रथ चलाने की सलाह दी। वहां से लौटने के बाद बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने जगदलपुर में गोंजा पर्व और दशहरा के समय रथ चलाने का रस्म शुरू किया। यह किंवदंती था। अब इसको हमारी कहानी में हम लोग लिंक करते हैं। तो देखिए, तीर्थ यात्रा के लिए जो ये राजा हैं पुरुषोत्तम देव जी, ये तीर्थ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा पेट के बल जमीन नापते हुए, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं दंडवत, क्या करते हैं, ये जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं। पुरी पहुंचकर इन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और रत्न आभूषण आदि भेंट किए। कहा जाता है लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, कितना, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा यहां इन्होंने भेंट किया था। क्लियर है, किन्ने, राजा पुरुषोत्तम देव ने। तो पुरी पहुंचकर ये क्या करते हैं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, रत्नाभूषण आदि भेंट करते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात पुरी के जो राजा रहते हैं उनका नाम रहता है गजपति राजा। ठीक है, पुरी के राजा इनका स्वागत करते हैं। राजा ने देवी सुभद्रा के 16 पहियों वाला रथ इनको भेंट किया। रथ जो रहता है, 3 रथ आप देखते हैं, ठीक है, जगन्नाथपुरी में आपको 3 रथ दिखेंगे। जो बड़ा वाला है ये किसका रहता है, भगवान श्री कृष्ण का। एक है आपका किसका, बलभद्र का, जो दाऊ भैया रहते हैं, बलराम क्या। और एक रथ रहता है किसका, माता सुभद्रा का। आप सबको पता होगा, रथ द्वितीया में जगन्नाथपुरी में 3 अलग अलग रथ होते हैं, एक भगवान श्री कृष्ण का, एक बलराम जी का और एक माता सुभद्रा का। तो इसमें से जो सुभद्रा देवी का 16 पहियों वाला रथ है, इस रथ को क्या करते हैं, राजा को भेंट के रूप में दे देते हैं। कौन, जो पुरी के राजा हैं गजपति राजा, वो पुरुषोत्तम देव जी को इस रथ को भेंट के रूप में देते हैं और उनको एक उपाधि देते हैं, लहुरी रथपति की उपाधि। कौन सी उपाधि, तो याद रखिएगा, लहुरी रथपति की उपाधि देते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो 16 पहियों वाला रथ है, इस 16 पहियों या 16 चक्के वाले रथ में सवार होकर पुरुषोत्तम देव जी कहां पहुंचते हैं, बस्तर पहुंचते हैं। ये 16 चक्कों वाला रथ किसका था, तो याद रखिएगा ये सुभद्रा देवी का था, देवी सुभद्रा का।
ठीक है, सुभद्रा जी का रथ था, उनको दिया गया था, ना कि भगवान श्री कृष्ण या बलराम। अब देखिए ये 16 चक्कों वाला रथ है, जैसे ही राजा पहुंचते हैं बस्तर तो उनको याद आता है कि हमारी जो इष्ट देवी है मां दंतेश्वरी, मैं एक काम करता हूँ ये उनके चरणों में अर्पण करता हूँ। तो पूरा रथ उनको अर्पण नहीं करते, वो रथ को 2 भाग में तोड़ते हैं, एक बनाते हैं 12 चक्कों वाला रथ और एक बनाते हैं 4 चक्कों वाला रथ। जो 12 चक्कों वाला रथ रहता है इसका नाम रखते हैं विजय रथ, और जो 4 चक्कों वाला रथ रहता है इसका नाम रखा जाता है फूल रथ। जो फूल रथ रहता है इसको याद रखिएगा, इसको समर्पित किया जाता है भगवान जगन्नाथ को। भगवान जगन्नाथ को कितने चक्कों वाला रथ समर्पित किए हैं? 4 चक्कों वाला। और 12 चक्कों वाला जो विजय रथ रहता है ये समर्पित होता है किसको? माता दंतेश्वरी को। ये चीज ध्यान रखिएगा। 16 चक्के का रथ रहता है, इसमें से इसको 2 भाग में तोड़ते हैं, 12 चक्का और 4 चक्का। 12 चक्का वाला रथ माता दंतेश्वरी को समर्पित किया जाता है और 4 चक्कों वाला रथ जो रहता है उसको भगवान जगन्नाथ को। दोनों रथ के नाम अलग अलग हैं। 12 चक्के वाले रथ का नाम विजय रथ है और 4 चक्के वाले रथ का नाम फूल रथ है। क्लियर है? अब इस 12 चक्के वाले रथ को जो हमारे 7वें राजा आते हैं, 7वें राजा कौन है? तो याद रखिएगा 7वें राजा आपको मिलेंगे वीर सिंह देव। ठीक है, जो वीर सिंह देव रहते हैं इस 12 चक्के वाले रथ को फिर से 2 भागों में तोड़ते हैं, एक बनाते हैं 8 चक्के का और दूसरा बनाते हैं 4 चक्के का। 8 चक्के वाला रथ, 4 चक्के वाला रथ, ये दोनों विजय रथ को ही तोड़कर बनाया गया है, जबकि फूल रथ ऑलरेडी पहले से पुरुषोत्तम देव के समय में टूट चुका था 4 चक्के का। ठीक है, तो इस प्रकार से बस्तर दशहरा में ध्यान दीजिएगा 8 चक्का और 4 चक्का दोनों प्रकार के रथ चलते हैं, जबकि गोंचा पर्व या बस्तर का जो रथ यात्रा होता है उसमें 4 चक्के का फूल रथ चलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको बताया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। 16 चक्के वाले रथ को 2 भागों में तोड़ेंगे, एक 12 चक्के का, इसको कहा जाता है विजय रथ, और एक 4 चक्के का जिसको कहा जाता है फूल रथ। फूल रथ समर्पित किया जाता है भगवान जगन्नाथ को, जबकि विजय रथ समर्पित किया जाता है माता दंतेश्वरी को। विजय रथ को याद रखिएगा 7वें राजा होते हैं वीर सिंह देव, जिनका शासनकाल 1654 से 1680 के बीच रहता है। ये वीर सिंह देव क्या करते हैं? विजय रथ को फिर से 2 भागों में तोड़ेंगे, एक 8 चक्के का और एक 4 चक्के का। मैं बस्तर दशहरा जब आपको पढ़ाऊंगा, बस्तर दशहरा के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इसका अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझाऊंगा, कौन सा रथ किस समय चलाया जाता है, वो सारी चीजें। अभी उसको बताऊंगा तो ज्यादा होच पोच हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये जानिए कि जो रथ था उसको कैसे विभाजित किए। क्लियर है? चलिए इसको साइड में लेते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं जो बेसिकली फूल रथ है उसमें। पुरुषोत्तम देव ने चक्रकोट में रथ यात्रा प्रारंभ किया, जो गोंचा पर्व या रथ दूज के नाम से प्रसिद्ध है। आपको पता होगा बस्तर का गोंचा पर्व कुछ नहीं है, वो क्या है? रथ द्वितीया या फिर रथ दूज है। ठीक है, वहां उसमें क्या किया जाता है? उसमें बस्तर में जो गोंचा पर्व मनाया जाता है उसमें याद रखिएगा भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को रथ में बिठाकर शहर में घुमाया जाता है, उसी को कहा जाता है गोंचा पर्व, जिसको हमारे साइड क्या बोलते हैं? रथ द्वितीया। अर्थात बस्तर में गोंचा पर्व जो है प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया, जिसको हम लोग एक शब्द में बोलें तो क्या बोल देते हैं? शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ द्वितीया। ठीक है, तो जो रथ द्वितीया रहता है आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष का द्वितीया रहता है, उसी में गोंचा पर्व मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अच्छा, ये गोंचा पर्व हम लोग 4 चक्के वाला यूज कर लिए, तो ये 12 चक्के वाला विजय रथ जो है इसको कब यूज करते हैं? तो इसको यूज करते हैं हम लोग बस्तर दशहरा में। प्रतिवर्ष ये कब से स्टार्ट होता है? 75 दिन का चलता है, कई बार होता है जो 75 दिन से ज्यादा भी चलता है, लेकिन मिनिमम आपका कितना रहता है? 75 दिन का चलता है बस्तर दशहरा मिनिमम। और ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो श्रावण अमावस्या से स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में हरेली बोलते हैं। जो हरेली त्योहार मनाते हैं वहीं से बस्तर दशहरा का पहला दिन स्टार्ट होता है। तो बस्तर दशहरा के लिए डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, तो मैं बस्तर दशहरा में अभी नहीं जा रहा हूं, बस बेसिक चीजें आपको मैं बता दूंगा। देखिए इसमें जो गोंचा पर्व है, ठीक है, गोंचा पर्व या रथ दूज जो मनाया जाता है उसमें क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। गोंचा पर्व के बारे में, जिसमें फूल रथ चलाया जाता है। देखिए गोंचा पर्व और रथ यात्रा एक ही पर्व के 2 नाम हैं। गोंचा पर्व या रथ यात्रा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीय से आरंभ होकर आषाढ़ मास एकादशी को संपन्न होता है। कब से? शुक्ल पक्ष की द्वितीय से लेकर एकादशी तक, मतलब 11वें दिन तक। श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति रथारूढ़ कराई जाती है, अर्थात रथ में बिठाई जाती है और फिर रथ खींचा जाता है। बस्तर जिले के गांव-गांव के लोग जगदलपुर पहुंचकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। इसके पश्चात सीरासार के गुंडीचा मंडप पर मूर्तियां 9 दिन के लिए स्थापित कर दी जाती हैं। जो आप देखेंगे द्वितीया से वो लोग कहां चले जाएंगे? सीरासार के गुंडीचा मंडप में, और वो मूर्तियां 9 दिन के लिए क्या होंगी? वहां पे स्थापित कर दी जाती हैं।
भजन पूजन के कार्यक्रम इस बीच लगातार चलते रहते हैं। 10वें दिन भगवान श्री जगन्नाथ अपने मंदिर में सुभद्रा और बलभद्र के साथ रथारूढ़ होकर वापस लौटते हैं और इसी दिन आदिवासी भगवान को सलामी देने के लिए तुपकी चलाते हैं। बस्तर में तुपकी का प्रचलन है, ठीक है। तुपकी कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपका क्या है, तुपकी है। और इसी के साथ ही गोंचा पर्व जो है वो संपन्न हो जाता है। गोंचा पर्व या रथदूत कब से कब तक चलता है, तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर आषाढ़ मास की एकादशी तक ये चलता है रथदूतिया या फिर गोंचा पर्व, ठीक है। कहां पे 9 दिन तक भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो याद रखिएगा सीरासार के गुंडीचा मंडप में 9 दिन तक, और 10वें दिन वापस आते हैं और उस दिन सलामी दी जाती है तुपकी से, ठीक है। इस प्रकार से तुपकी चलाते हैं और इस प्रकार से ये गोंचा पर्व जो है वो संपन्न हो जाता है। ये हम लोग बात कर रहे थे 4 चक्कों वाले फूल रथ का। ये 4 चक्के रहते हैं किसमें, फूल रथ में। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बस्तर दशहरा के ऊपर। जो बस्तर दशहरा रहता है इसमें 12 चक्कों का विजय रथ चालू किया गया था और ये याद रखिएगा प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या अर्थात सावन की अमावस्या जिसको हम लोग हरीली बोलते हैं, उस दिन से आपका बस्तर दशहरा प्रारंभ होता है। इसके बाद आपको याद होगा मैं आपको एक शासक का नाम बताया था, कौन सा, वीर सिंह देव। जैसे ही वीर सिंह देव जी आते हैं, शासक बनते हैं, वो क्या करते हैं, तो याद रखिएगा वो चुपचाप से इस रथ का क्या करेंगे, विभाजन कर देंगे। जो 12 चक्कों का विजय रथ है, इस 12 चक्कों के विजय रथ को 8 चक्के और 4 चक्के में फिर से तोड़ देंगे। 8 चक्के और 4 चक्के के दोनों रथ को भी विजय रथ ही कहा जाता है। याद रखिएगा ये विजय रथ से बने हैं तो इनको विजय रथ ही कहा जाता है। ये जो विजय रथ बनते हैं एक साल में 2 अलग अलग रथ चलते हैं, 8 चक्के का भी चलता है और 4 चक्के का भी चलता है। दोनों रथ चलेंगे, आपको याद रखना है। बस्तर दशहरा में 8 चक्के का वाला रथ भी आपको देखने को मिलेगा और 4 चक्के का, दोनों का अलग अलग महत्व है। एक साल में एक ही रथ बनाया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक साल में कितने रथ बनाते हैं, एक रथ बनाते हैं, लेकिन चलता 2 है। तो अर्थात ये है कि एक रथ पुराना रहेगा। मान लो एक साल पुराना रथ कौन सा है, पिछले साल 4 चक्का वाला बनाए थे, वो नया था। इस साल बनाएंगे 8 चक्के वाला नया। तो एक रथ हर बार क्या होता है, 2 बार यूज होगा, एक बार पिछली साल और एक बार इस साल। उसके बाद 2 बार से ज्यादा उस रथ को यूज नहीं किया जाता। अगले साल क्या होगा, ये जो है 8 चक्के वाला रथ ये पुराना हो जाएगा तो 4 चक्के वाला नया रथ बनाएंगे और ये 1 साल और चलेगा। इस प्रकार से रथ बनाया जाता है। बस्तर दशहरा में 2 रथ नहीं बनाए जाते। बस्तर दशहरा में प्रतिवर्ष 1 रथ बनाया जाता है, जबकि चलाया 2 जाता है, ठीक है। 8 चक्का और 4 चक्का मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए। इस साल जो रथ बनाया गया है वो 8 चक्के का है, ठीक है। इस साल जो रथ बनाया गया है वो कौन से चक्के का है, 8 चक्के का, और एक 4 चक्के का पुराना रथ है। तो 8 चक्के वाला जो रथ है वो अगले साल नहीं बनाया जाएगा, अगले साल यही रथ चलेगा, एक नया रथ बनाया जाएगा 4 चक्के का। ऐसा ये क्रम चलते रहता है किसमें, बस्तर दशहरा के रथ निर्माण में। प्रतिवर्ष 1 रथ बनेगा लेकिन चलते 2 अलग अलग रथ हैं, 2 विजय रथ चलते हैं, 8 चक्के वाला और 4 चक्के वाला। ऐसा है, ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए, बस्तर दशहरा गोंचा पर्व के अलावा पुरुषोत्तम देव जी ने बस्तर मड़ई का भी शुरुआत किया था। किसका शुरुआत किया था, पुरुषोत्तम देव जी ने। तो याद रखिएगा बस्तर मड़ई का शुरुआत पुरुषोत्तम देव जी के द्वारा किया गया था। मेला है बस्तर का मेला, तो बस्तर में जो मेला का प्रचलन है, मड़ई का प्रचलन है, वो भी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, पुरुषोत्तम देव जी के द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं पुरुषोत्तम देव जी के बारे में कि इन्होंने राजधानी मंदोता से चक्रकोट लेकर गए। इनकी रानी का नाम क्या था, कंचन कुंवर बघेलिन था, और ये जगन्नाथपुरी की यात्रा पे गए थे। वहां से वहां के राजा गजपति ने इनको रथपति की उपाधि दी और वहां से ये माता सुभद्रा का जो 16 पहियों वाला रथ है उसको लेकर आते हैं। इसको 12 चक्के वाला रथ माता दंतेश्वरी को समर्पित करते हैं और 4 चक्के वाले रथ को भगवान जगन्नाथ को, 4 चक्के वाले रथ को फूल रथ और 12 चक्के वाले रथ को विजय रथ कहा जाता है। क्लियर है। इन्होंने बस्तर दशहरा, गोंचा पर्व और बस्तर मड़ई बस्तर क्षेत्र में प्रारंभ किया था। अब इनके बाद आते हैं अगले शासक हमारे जय सिंह देव, जिनका शासनकाल 1534 से लेकर 1558 था। इनकी जो राजधानी रहेगी वो कहाँ रहेगी, वो रहेगी चक्रकूट, जो इनके पिता या इनसे पहले जो शासक पुरुषोत्तम देव बनाए थे, ठीक है। काकतियों की दूसरी राजधानी चक्रकूट। ये क्या थे, तो ये याद रखिएगा जय सिंह देव पुरुषोत्तम देव के पुत्र थे, जिन्होंने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया। इनकी जो रानी थी उनका नाम था चंद्र कुंवर बघेलिन। याद रखिएगा इनके जो पिता थे पुरुषोत्तम देव, उनकी रानी का नाम था कंचन कुंवर बघेलिन और इनकी रानी का नाम क्या है, चंद्र कुंवर बघेलिन, ठीक है। इनके बारे में बस इतनी ही जानकारी मिलती है। जय सिंह देव के बाद अगले शासक बनते हैं नरसिंह देव। नरसिंह देव का शासनकाल 1558 से लेकर 1602 ईस्वी तक था। इनकी भी राजधानी कहाँ रहेगी, तो याद रखिएगा इनकी भी राजधानी चक्रकोट रहेगी। ये जय सिंह देव के पुत्र थे और लगभग ये इन्होंने 44 वर्षों तक शासन किया था। इनकी जो रानी थी या राजमहिषी थी उनका नाम था लक्ष्मी कुंवर बघेलिन।
ठीक है, मैं आपको पहली क्लास में भी बताया था, यहाँ आपको चंदेलिन और बघेलिन इन दोनों सरनेम वाली आपकी जो रानियां मिलेंगी, ठीक है, चंदेलिन या बघेलिन, मेजोरिटी में बोलूंगा, ठीक है, सभी वैसे नहीं रहेंगी, लेकिन मेजोरिटी में आपको चंदेलिन या बघेलिन आपकी रानियां मिलेंगी, ठीक है। इनकी जो रानी थी लक्ष्मी कुंवर बघेलिन, इनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य किए गए थे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो नरसिंह देव की जो राजमहिषी या रानी थी, उन्होंने अनेक तालाब और बगीचे बनवाए थे। कहां बनवाए थे? तो याद रखिएगा, चक्रकोट में बनवाए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरसिंह देव की जो रानी थी लक्ष्मी कुंवर बघेलिन, उन्होंने चक्रकोट में अनेक तालाब और बगीचे बनवाए थे। क्लियर है? नरसिंह देव के बाद इनके पुत्र आते हैं प्रताप राजदेव। प्रताप राजदेव का शासनकाल याद रखिएगा 1602 से लेकर 1625 तक था। इनकी राजधानी भी सेम चक्रकोट रहेगी और ये नरसिंह देव के पुत्र थे जिन्होंने लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। याद रखिएगा, इनके शासनकाल में आक्रमण होता है। किनका आक्रमण होता है? तो बीजापुर का आक्रमण होता है, ठीक है। इनके शासनकाल में बीजापुर के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये नाम ध्यान रखिएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना का बस्तर पर आक्रमण हुआ, जिसमें कुतुब शाह की सेना जो है वो पराजित हुई, अर्थात जीते कौन? प्रताप राजदेव। प्रताप राजदेव के बाद उनके पुत्र आते हैं जगदीश राजदेव, जिनका शासनकाल 1625 से लेकर 1639 ईस्वी तक रहता है। इनकी भी राजधानी चक्रकोट रहेगी और ये प्रताप राजदेव के पुत्र रहते हैं जिन्होंने लगभग 15 वर्षों तक शासन किया। इनके पिता के शासनकाल में याद रखिएगा बीजापुर के शासक रहते हैं। कौन से? किसके शासक? बीजापुर के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब इनके शासनकाल में अहमदनगर के शासक आते हैं मोहम्मद मलिक अंबर। इनके सहयोग से मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो इनके पिता के ऊपर आक्रमण किए रहते हैं और असफल हो जाए रहते हैं, वो फिर से आक्रमण करेंगे। बीजापुर के शासक किसकी मदद से? अहमदनगर के शासक की मदद से। अर्थात इनके शासनकाल में, जगदीश राजदेव के शासनकाल में, अहमदनगर और बीजापुर के दोनों के शासक मिलकर ज्वाइंट इनके ऊपर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं और बस्तर के कुछ क्षेत्र पर ये क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। जो बस्तर का दक्षिणी क्षेत्र रहता है, वहां पे बीजापुर और अहमदनगर के शासक ज्वाइंट रूप से आक्रमण करके कुछ क्षेत्र क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। जगदीश राजदेव के बाद इनके पुत्र बनते हैं वीर नारायण देव शासक। अगले शासक कौन है? वीर नारायण देव, जिनका शासनकाल 1639 से लेकर 1654 ईस्वी तक था। इनकी भी राजधानी आपको सेम मिलेगी, कहां? चक्रकोट। ये जगदीश राजदेव के पुत्र रहते हैं और इन्होंने भी लगभग 15 वर्षों तक शासन किया था और इनके शासनकाल में भी आक्रमण होता है। याद रखिएगा, पहले इनके जो दादा रहते हैं उनके शासनकाल में बीजापुर, उनके शासनकाल में बीजापुर के कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इनके पिता के शासनकाल में अहमदनगर और बीजापुर दोनों, ठीक है, अहमदनगर और बीजापुर दोनों मिलकर ज्वाइंट। अहमदनगर से कौन रहते हैं? मोहम्मद मलिक अंबर। और बीजापुर से कौन रहते हैं? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब इनके शासनकाल में क्या होगा? इनके शासनकाल में गोलकुंडा के शासक मोहम्मद अब्दुल्ला कुतुब शाह, इनके द्वारा जयपुर और बस्तर पर आक्रमण किया गया, जो असफल हो गया, अर्थात वो ये क्षेत्र नहीं जीत पाए। तो तीनों के काल में आपका आक्रमण होता है। किनके किनके? जगदीश राजदेव, प्रताप राजदेव और वीर नारायण देव। तीन अलग अलग शासक। पहले आते हैं बीजापुर का आक्रमण होता है किसके शासनकाल में? प्रताप राजदेव, अर्थात वीर नारायण देव के दादा। इसके बाद इनके पिता जगदीश राजदेव के समय अहमदनगर और बीजापुर का आक्रमण होता है। अहमदनगर के शासक रहते हैं मोहम्मद मलिक अंबर और बीजापुर के शासक रहते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और इनके समय में गोलकुंडा के शासक आते हैं कौन? मोहम्मद अब्दुल्ला कुतुब शाह। और इनके द्वारा जयपुर और बस्तर पर आक्रमण किया जाता है, जो कि असफल होता है। वीर नारायण देव के बारे में याद रखिएगा, इनका जो शासनकाल वो रहता है वो 15 वर्ष का रहता है और जब इनकी मृत्यु रहती है तो इनके जो पुत्र रहते हैं वो अल्पायु रहते हैं, मतलब छोटी आयु में रहते हैं, बच्चे रहते हैं, ठीक है, वयस्क नहीं हुए रहते, फिर भी वो राजा बनेंगे। और वीर नारायण देव के पुत्र का नाम रहता है वीर सिंह देव, जिनका शासनकाल 1654 से लेकर 1680 ईस्वी तक रहता है। इनकी राजधानी भी सेम आपको कहां देखने को मिलेगी? चक्रकोट। वीर सिंह देव जो थे वो वीर नारायण देव के पुत्र थे और इन्होंने लगभग 26 वर्ष तक शासन किया था। याद रखिएगा, अभी जैसे ही बताया, ये पहले क्या हुए? अल्पायु में ही राजगद्दी में बैठे, मतलब इनका एज नहीं हुआ था राजा बनने, 18 प्लस नहीं हुए थे, ठीक है, 18 साल भी नहीं हुआ था, ये मान के चलिए, बच्चे थे और इनको राजा बना दिया गया था, ठीक है, क्योंकि पिता की अकस्मात इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये वही वीर सिंह देव है जो आपके इतिहास में आप जानते हैं विजय रथ को फिर से क्या करेंगे? 2 भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। इनकी रानी या राजमहिषी का नाम जान लेते हैं। तो इनकी रानी का नाम था बदन कुंवर चंदेलिन। अभी तक बघेलिन बघेलिन चल रहा था, अभी क्या आ गया? फिर से चंदेलिन। और वीर सिंह देव इतिहास में क्यों जाने जाते हैं? तो इन्होंने
जो बस्तर दशहरा का रथ था, विजय रथ, जो 12 चक्कों का रथ था, उस 12 चक्के के रथ को इन्होंने 4 चक्के और 8 चक्के वाले रथ में बनवाया। ठीक है, अर्थात इन्होंने 4 और 8 चक्कों वाले रथ प्रारंभ करवाया। जो 12 चक्के का रथ था उसको क्या किया इन्होंने, विजय रथ को 2 भागों में तोड़ा, एक 8 चक्का और दूसरा 4 चक्का, और 2 अलग अलग रथ इन्होंने चलवाया था। ठीक है, इसलिए बस्तर दशहरा आप जब देखने जाएंगे तो आपको अलग अलग समय में अलग अलग रथ देखने को मिलेगा। कब 8 चक्के वाला चल रहा है, कब 4 चक्के वाला चल रहा है, और दोनों चलते हैं। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एक साल 8 चक्का चला अगले साल 4 चक्का, ऐसा नहीं, हर साल दोनों चलते हैं। कुल मिलाकर 12 चक्के वाले रथ आपको चलते हुए दिखेंगे, 8 और 4 के रूप में। वीर सिंह देव के बारे में एक चीज और आपको जानना है कि इन्होंने क्या किया था, अपने ही शासन काल में राजपुर का जो किला है उसको भी बनवाया था, और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। राजपुर का दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया है, राजपुर किला किसके द्वारा बनाया गया है, तो राजपुर का दुर्ग या राजपुर का किला जो है वो वीर सिंह देव जी के द्वारा बनवाया गया था। 1680 में क्या होती है, जब इनकी मृत्यु होती है तो कुछ महीने के लिए एक शासक आते हैं। उस शासक का नाम बस जान लीजिएगा, ये बहुत कम स्रोतों में आपको पता चलेगा। ये लगभग कुछ महीने के लिए रहते हैं, कुछ महीने मतलब लगभग 3 माह का शासन काल रहता है। वो सिर्फ कार्यभार देखते रहते हैं, राजा के रूप में बस कार्य करते हैं, राजा नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ इनका नाम आता है। और ये शासक हैं कौन, हरपाल देव। ये लगभग 3 महीने का शासन काल रहता है। 1680 में ही आएंगे, 1680 में ही चले जाएंगे। ठीक है, ये राजधानी परिवर्तन नहीं करते, मतलब इनके शासन काल में भी राजधानी चक्रकोट रहेगी, और ये अल्पकाल के लिए शासन करते हैं। और अगर डिटेल में जाएं तो हम लोग मिलता है इनका 3 माह। अलग अलग स्रोतों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं जिस स्रोत से देख रहा हूं वहां पे इनका जो शासन काल है वो 3 माह बतलाया गया है। हरपाल देव। हरपाल देव के बाद अब अगले शासक आते हैं कौन, दिक्पाल देव। दिक्पाल देव का शासनकाल 1680 से लेकर 1709 ईस्वी तक था। अब जो दिक्पाल देव हैं ये क्या करेंगे, ये काम करेंगे राजधानी परिवर्तन का। वीर सिंह देव के बाद हरपाल देव तक आपका राजधानी कहां था, चक्रकोट था। लेकिन जैसे ही दिक्पाल देव आएंगे, दिक्पाल देव ने राजधानी को चक्रकोट से ये कहां ले जाते हैं, बस्तर ले जाते हैं। अब अर्थात इनकी राजधानी कहां होगी, बस्तर होगी, जो काकतियों की तृतीय राजधानी बनेगी। पहली राजधानी कहां थी, तो मंदोता। दूसरी राजधानी कहां थी, चक्रकोट। अब तीसरी राजधानी बन रही है काकतीय शासकों की, बस्तर। ये दिक्पाल देव वही दिक्पाल देव हैं जिन्होंने दंतेवाड़ा शिलालेख लिखवाया था। प्रीवियस क्लास में मैं बताया था दंतेवाड़ा शिलालेख का उल्लेख किया था, तो इन्होंने दंतेवाड़ा शिलालेख लिखवाया। अब ये शिलालेख क्यों लिखवाया, तो इन्होंने एक विजय अभियान चलाया था उड़ीसा के नौरंगपुर क्षेत्र में। नौरंगपुर विजय अभियान के उपलक्ष्य में इन्होंने ये जो दंतेवाड़ा शिलालेख है उसको लिखवाया था, जो काकतीय वंश का छत्तीसगढ़ी भाषा मिश्रित प्रथम शिलालेख है। और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, काकतीय वंश का ऐसा कौन सा शिलालेख है जो छत्तीसगढ़ी भाषा मिश्रित है, वो कौन सा है, दंतेवाड़ा शिलालेख। कब लिखवाया था इन्होंने, तो याद रखिएगा 1703 में। ये आंकड़ा मैं आपको पहले भी बताया हूं, ठीक है। पहली क्लास में मैं जब आपको भाग 1 बता रहा था उसमें दंतेवाड़ा शिलालेख में डेट मेंशन किया था। मैं उसको फिर से आपको दिखा देता हूं। ये है हमारा कौन सा, दंतेवाड़ा मंदिर परिसर में दंतेवाड़ा शिलालेख। आप इसको मंदिर के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे है ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है आपका, दंतेवाड़ा शिलालेख है। और इसको जूम इन करते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देता है आपका, पास से देखें तो। इसको बनवाया था किसने, दिक्पाल देव ने। कब, 1703 ईस्वी में। इसे दंतेवाड़ा शिलालेख कहा जाता है, और ये छत्तीसगढ़ी भाषा मिश्रित प्रथम शिलालेख माना जाता है। तो याद रखिएगा दंतेश्वरी मंदिर परिसर में आपको मिलेगा कौन सा, दिक्पाल देव का दंतेवाड़ा शिलालेख। ये शिलालेख क्यों लिखवाया गया था, तो नौरंगपुर विजय अभियान के उपलक्ष्य में यह शिलालेख लिखवाया गया था। क्लियर है। दिक्पाल देव के बाद अगले शासक आते हैं, उनका नाम है राजपाल देव, जिनका शासनकाल 1709 से लेकर 1721 ईस्वी तक था। इनकी राजधानी अब कहां होगी, तो अब राजधानी चेंज हो चुका है, दिक्पाल देव चेंज कर चुके हैं, तो राजधानी रहेगी बस्तर, अर्थात काकतियों की तृतीय राजधानी। राजपाल देव का एक और अन्य नाम मिलता है। राजपाल देव को कहीं कहीं रक्षपाल देव के नाम से भी जाना जाता है, राजपाल देव या रक्षपाल देव। और राजपाल देव ने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी उपाधि, प्रण प्रताप चक्रवर्ती शासक। ठीक है, इनके पिता जो है वो नौरंगपुर विजय अभियान कर चुके हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने सामने एक उपाधि धारण करते हैं, प्रण प्रताप चक्रवर्ती शासक। और ये एग्जाम में कईयों बार पूछा गया है राजपाल देव को, ये इनको इंपॉर्टेंट बनाता है। अब इसको मैं जब पढ़ता था तो मैं कैसे याद रखता था, राजपाल आपको पता है एक एक्टर हैं जो भूल भुलैया मूवी में साधु जी का रोल करते हैं, मैं उनसे लिंक करके इसको रखा था। राजपाल क्या है, बॉलीवुड से हैं, और मिथुन चक्रवर्ती भी क्या है, बॉलीवुड से हैं। तो राजपाल और चक्रवर्ती ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा।
तो राजपाल देव को क्या याद रखना है, प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती शासक। ये किसके उपासक थे, तो याद रखिएगा ये दंतेश्वरी देवी, इसके अलावा माणिक्य देवी या माणिकेश्वरी देवी के उपासक थे। ठीक है, माणिकेश्वरी देवी या माणिक्य देवी के उपासक थे। इनकी 2 रानियां थी, राजपाल देव की 2 रानियां थी। कौन कौन सी, एक रानी का नाम था चंदेलिन रानी और दूसरे का नाम था बघेलिन रानी। बघेलिन रानी और चंदेलिन रानी, इसमें से ध्यान रखिएगा चंदेलिन रानी जो थी ये बड़ी थी और बघेलिन रानी जो थी ये छोटी थी। बड़ी रानी का नाम क्या था, चंदेलिन रानी था। ठीक है, अर्थात चंदेल राजकुमारी रही होंगी, वहां से लाए थे। और जो छोटी थी वो बघेलिन रानी है। जो बघेलिन रानी है उनसे एक पुत्र होता है, छोटी रानी से एक पुत्र दखिन सिंह, जबकि बड़ी रानी से इनके 2 पुत्र होते हैं। बड़े पुत्र का नाम रहता है दलपत सिंह और छोटे पुत्र का नाम रहता है प्रताप देव। तो राजपाल देव के कुल कितने पुत्र थे, कितने संतानें थी, तो 3 पुत्र दखिन सिंह जो कि छोटी रानी के पुत्र थे, और बड़ी रानी के बड़े पुत्र दलपत देव और छोटे पुत्र थे प्रताप देव। इसके अलावा चंदेलिन रानी जो थी इनका एक भाई था जिसको दलपत देव और प्रताप देव क्या बोलते थे, चंदेल मामा। ये ध्यान रखिएगा, चंदेलिन रानी के ये क्या थे, भाई थे, और राजपाल देव के क्या थे, साले थे। ठीक है, ब्रदर इन लॉ थे। तो वो भी क्या करते थे, बस्तर वाले क्षेत्र में वो भी रहते थे राजा जी के साथ। अब क्या हुआ, जैसी ही बस्तर नरेश राजपाल देव की 1721 में मृत्यु होती है, अर्थात जो राजपाल देव रहते हैं उनकी मृत्यु के बाद ये क्या करते हैं, चंदेलिन रानी के भाई अपना पावर दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैं बड़ी रानी का भाई हूं, अब मैं संभालूंगा, पूरा कमान अपने हाथों में ले लेंगे। तो इसके बाद राजपाल देव के बाद जो अगले शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे, चंदेल मामा। लगभग 10 वर्षों तक ये शासन करते हैं, 1721 से 1731। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, पहली बात तो इनकी राजधानी सेम रहेगी, बस्तर, राजधानी चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही राजपाल देव की मृत्यु होती है उसके बाद चंदेलिन रानी का जो भाई रहता है अर्थात चंदेल मामा राजगद्दी पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि अपना पावर दिखाते हैं। ये बेसिकली राजपाल देव के समय जो है ये उनके अपने साले को वो क्या बनाए रहते हैं, सेनापति बना के रखते हैं। तो जितना सेना है इनका कमांड फॉलो करती है और इनका पावर बढ़ जाता है। ये पहली बार था जब काकतीय वंश की बागडोर जो है वो किसी बाहरी के हाथ में था। अभी तक जितना भी देख रहे हैं, ठीक है, जितने शासक हम लोग देखते हैं सभी के सभी शासक क्या हैं, काकतीय वंश के शासक थे। पहली बार आपको एक लौता ऐसा नाम दिखेगा इतिहास में काकतीय वंश के जिसमें काकतीय वंश के बाहर का मामा है, कोई उस वंश का मामा है, वो शासन संभाल रहा है, उसकी बागडोर अपने हाथ में रखा है। और इन्होंने लगभग 1721 से 1731 तक 10 वर्षों तक शासन किया। इसके पश्चात क्या हुआ, 10 वर्ष बाद देखेंगे तो आप दलपत देव, प्रताप देव, दखिन सिंह सब बड़े हो चुके हैं। मान लो दलपत देव अगर 15 साल के रहे होंगे, 10 साल बाद अगर देखेंगे तो उनकी आयु कितनी हो गई है, 25 वर्ष। यहाँ बच्चे थे, अब क्या हो चुके हैं, पूर्ण युवा हो चुके हैं। अब ये जो युवा है ये देखता है कि इनके मामा जो हैं इनका शासन छीनकर अपना राजपाट चला रहे हैं। तो एक बार की बात है, रक्षाबंधन के समय क्या होता है, चंदेल मामा को राखी बांधने के लिए कौन जाती है, दलपत देव की माँ अर्थात रानी चंदेलिन। ठीक है, राजपाल देव की जो बड़ी रानी रहती है चंदेलिन रानी, वो राखी बांधने अपने भाई को जाती है चंदेल मामा को। और दलपत देव क्या करते हैं, अपनी माँ के साथ चले जाते हैं अपने मामा के पास कि मम्मी मैं भी जाऊंगा, मामा को राखी बांधोगे वहां राजमहल। तो रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त पर दलपत देव जो है वो अपनी माँ के साथ चंदेल मामा को राखी बांधने दरबार में पहुंचते हैं तथा समय देखकर क्या करते हैं, चंदेल मामा की हत्या, ये वाली हत्या नहीं, ये वाली हत्या। चंदेल मामा की हत्या कौन करते हैं, खुद उनके भांजे, क्योंकि वो उनका राजपाट छीनकर बेजा कब्जा किए हुए थे, अर्थात जबरन का राजगद्दी पर कब्जा करके बैठे थे। और ये जब बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं दलपत देव, तो वो क्या करते हैं, अपने चंदेल मामा की हत्या कर देते हैं। आशा है यहां तक आपको कहानी क्लियर हो गया होगा। चंदेल मामा की हत्या करने के बाद अगले हमारे जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे, राजपाल देव के जो बड़े पुत्र रहते हैं दलपत देव। तो अगली क्लास में हम लोग इनके बारे में जानेंगे, दलपत देव के बारे में। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगली क्लास में हम लोग मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में बस्तर के काकतीय वंश के भाग 3 में जानेंगे दलपत देव और उसके बाद जो परिवर्ती शासक होंगे। याद रखिएगा, दलपत देव फिर से राजधानी चेंज करेंगे और इस बार लेके जाएंगे जगदलपुर, अपने नाम से जगदलपुर शहर बसाएंगे और राजधानी वहां लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद की जो कहानी रहेगी वो पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।